हम शुरुआत करते हैं एक पहले से अज्ञात पिरामिड की खोज से। यह उपलब्धि अमेरिका के पुरातत्वविदों की एक टीम ने मिस्र में खुदाई करते हुए हासिल की। इसके बाद मिस्रियों द्वारा फैलाई गई अफरा तफरी दिखाई जाती है। इसी उथल पुथल के बीच एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू मिस्र आती है, जिसका दृश्य है मिस्र के इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज को कैमरे में कैद करना। फिर सीन शिफ्ट होता है रिपोर्टर सनी और उसके कैमरामैन फिट्जी पर, जो एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें इस अनोखे पिरामिड की खासियत पर जोर दिया जाता है। गिजा के पारंपरिक 4 तरफों वाले पिरामिड्स के विपरीत यह पिरामिड 3 तरफों वाला है, जो इसे खास बनाता है। सनी बताती है कि डॉक्टर माइल्स होल्डन और उनकी बेटी नोरा, जो खुद भी पुरातत्वविद है, इस खोज के जरिए इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। जब सनी रिपोर्ट कर रही होती है तो उसे बार बार एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से बाधा पहुंचती है, जो पिरामिड की चोटी पर है, जिससे फिट्जी काफी चिढ़ जाता है। बाद में सनी डॉक्टर होल्डन का इंटरव्यू लेती है, जिसमें वे अपने खोज कार्यों के बारे में बताते हैं और साझा करते हैं कि वे पुराने ग्रंथों की तलाश में है, जो इस भौगोलिक क्षेत्र को ईटन के खोए हुए पिरामिड की संभावित जगह के रूप में उल्लेख करते हैं, जो शायद इस अनोखे ढांचे से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद वे नोरा का इंटरव्यू लेते हैं, जहां वे स्पष्ट करती है कि ये 3 तरफों वाला पिरामिड राजा एनन से जुड़ा नहीं है और वास्तव में यह जमीन के नीचे दबा हुआ है। साथ ही नोरा यह भी बताती है कि रेत को जमा होकर ऐसा ढांचा बनने में हजारों साल लगते हैं। जब सनी ये पूछती है कि पुरातत्वविद उपग्रहों का उपयोग करने से क्यों कतराते हैं, तो नोरा बताती है कि बहुत से लोग पारंपरिक तरीकों से हटने या नवचार को अपनाने से झिझकते हैं। इसके बाद डॉक्टर होल्डन और नोरा सन्नी को एक उपग्रह के बारे में बताते हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और दिखाता है कि पिरामिड का एक बड़ा हिस्सा अभी भी रेत में गहराई तक दबा हुआ है। डॉक्टर होल्डन पिरामिड के विशाल आकार पर हैरानी जताते हैं। नोरा फिर उस विशेष स्थान की ओर इशारा करती है जहाँ से पिरामिड की चोटी तक पहुँचा जा सकता है। सन्नी उपग्रह के बारे में और जानना चाहती है, जिस पर नोरा बताती है कि उन्हें सेटी एलियन एजेंसी की खोज नामक एक लेख से प्रेरणा मिली थी। जब सनी पूछती है कि क्या नोरा को लगता है कि एलियन पृथ्वी पर आने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल करते थे, तो नोरा हंसते हुए इस विचार को खारिज कर देती है, क्योंकि वह ऐसी थ्योरीज में विश्वास नहीं करती। इस बातचीत के दौरान डॉक्टर होल्डन सनी को सैटेलाइट्स की चर्चा से हटाकर सिर्फ पुरातत्व पर फोकस करने को कहते हैं, लेकिन सनी तर्क देती है कि सैटेलाइट पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पुरातत्व में एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। इस असहमति से डॉक्टर होल्डन नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तकनीकी के बढ़ते प्रभाव से पुरातत्व का असली सार होता जा रहा है। उस रात बाद में नोरा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि वह इस मिशन के दौरान सुरक्षित रहेंगी। तभी उसे गुस्सा आ जाता है जब वह एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला रोवर वाहन शॉर्टी देखती है, जिसे उसके बॉयफ्रेंड और टीम के सदस्य माइकल जाहिर ने डिजाइन किया है, जो एक रोबोटिक्स इंजीनियर है। जाहिर सबको शॉर्टी से परिचित कराता है और बताता है कि यह वाहन मूल रूप से नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स के लिए विकसित किया गया था। वह यह भी बताता है कि शॉर्टी में इनबिल्ट रिकॉर्डिंग की क्षमता है, जो विजुअल और ऑडियो डेटा कैप्चर कर सकती है। जैसे ही शॉर्टी पिरामिड के अंदर जाएगा, वे कमांड सेंटर को रियल टाइम में फुटेज भेजेगा, जिससे टीम को काफी मदद मिलेगी। अगले दिन वे मिस्री मजदूर जो सुरंग को तोड़ने का काम कर रहे थे, डॉक्टर होल्डन को सूचित करते हैं कि वे पिरामिड के अंदर तक पहुंच चुके हैं। माहौल में बेचैनी फैल जाती है, लेकिन जैसे ही आखिरी पत्थर हटाया जाता है, एक जहरीली गैस को फंगस का मिश्रण अचानक बाहर निकलता है, जिससे टीम के एक सदस्य की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ जाती है। तुरंत उसे मेडिकल सहायता दी जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। इसी बीच डॉक्टर होल्डन को मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय से एक सख्त संदेश मिलता है, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर रिसर्च रोकने और खाली करने का आदेश दिया जाता है। इसके पीछे का कारण भी जल्द स्पष्ट हो जाता है। काहिरा में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जहां स्थानीय लोग विदेशी लोगों द्वारा उनके प्राचीन पिरामिड की खुदाई से नाराज हैं। यह स्थिति धीरे धीरे हिंसा और अराजकता में बदलती जा रही है। इस खबर के बाद डॉक्टर होल्डन निर्णय लेते हैं कि अब मिशन को वहीं रोक दिया जाए और अगली सुबह टीम वहां से निकल जाएगी। लेकिन नोरा अपने पिता को मनाने की कोशिश करती है कि वे पिरामिड से कुछ हासिल कर ले, क्योंकि यह खोज ऐतिहासिक हो सकती है और उन्हें प्रसिद्धि दिला सकती है। काफी सोच विचार के बाद डॉक्टर होल्डन अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं कि ताकि वह कुछ रीडिंग्स और तस्वीरें ले सके। थोड़ी देर बाद एक सेना की टुकड़ी वहां पहुंचती है, ताकि टीम की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जा सके। जाहिर जो एकमात्र टीम सदस्य है जिसे अरबी आती है, सैनिक को बताता है कि वे
अपना काम समेट रहे हैं और जल्द ही रवाना हो जाएंगे। इसके बाद जाहिर शॉर्टी नाम के $3 मिलियन की लागत वाले रोवर को पिरामिड के अंदर गाइड करता है। जैसे ही शॉर्टी अंदर जाता है वह एक हल्की जहरीली गैस महसूस करता है। पिरामिड की दीवारों पर उसे ओसिरिस का चिन्ह दिखाई देता है। तभी अचानक शॉर्टी पर हमला होता है जिससे टीम चौंक जाती है। वह शॉर्टी को अंदर भेजने की कोशिश करता है लेकिन अचानक रोवर का संपर्क टूट जाता है। अपनी महंगी मशीन को खोने की चिंता में जाहिर टीम को मनाता है कि वे पिरामिड के अंदर चले। शुरुआत में डॉक्टर होल्डन इनकार करते हैं लेकिन जाहिर के बार बार जोर देने पर वे मान जाते हैं। वे घोषणा करते हैं कि सिर्फ वे और जाहिर ही अंदर जाएंगे, मगर बाकी टीम इसका विरोध करती है और याद दिलाती है कि वे एक टीम है और साथ में काम करना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर होल्डन और उनकी टीम पिरामिड में जाने की तैयारी करते हैं, मिस्री सेना का एक सैनिक शहीद उन्हें चिल्लाते हुए रोकता है और तुरंत वहाँ से चले जाने को कहता है। जाहिर स्थिति को समझाता है और उन्हें शॉर्टी रोवर को वापस लाने के लिए अनुमति मांगता है। आखिरकार सेना उन्हें शॉर्टी को रिकवर करने के लिए 2 घंटे का समय देती है। फिर डॉक्टर होल्डन, नोरा, जाहिर, सनी और फिर्जी पिरामिड के अंदर प्रवेश करते हैं। नोरा अपनी डायरी रिकॉर्ड करने के लिए खुद का कैमरा साथ लाती है, जबकि डॉक्टर होल्डन सभी को चेतावनी देते हैं कि किसी भी चीज को न छुएं, क्योंकि ये प्राचीन संरचना बहुत अस्थिर है और कभी भी गिर सकती है। थोड़ी देर में जाहिर को अपने रोवर का एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है जिसे देखकर वह घबरा जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि नासा से उसे इसके लिए डांट पड़ सकती है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, नोरा को ऊपर की ओर जाने वाला एक सुराग दिखाई देता है और वे टीम को उसे एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। इसी दौरान नोरा को एक धातु का ढांचा मिलता है जिस पर सूखा हुआ खून लगा होता है। वे उसे एक नमूने के तौर पर साथ ले जाती है ताकि बाद में उसका विश्लेषण किया जा सके। नीचे उतरते समय डॉक्टर होल्डन को सहारा दे रही रस्सी टूट जाती है जिससे टीम दिशा भटक जाती है। रास्ता खो देने के बाद वे कमरे में पहुंचते हैं जहां जाहिर को उसका खोया हुआ रोवर मिल जाता है। तभी उस कमरे की फर्श जो पहले से ही कमजोर होती है अचानक टूट जाती है और पूरी टीम 30 फीट नीचे गिर जाती है। हालात तब बिगड़ जाती है जब एक बड़ा मलबे का टुकड़ा गिरकर जाहिर के पैरों को कुचल देता है जिससे वह फंस जाता है। टीम उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी संघर्ष के दौरान सनी को एक सुराग दिखाई देता है और वे मदद की तलाश में ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे वे ऊपर चढ़ने लगती है एक रहस्यमय प्राणी उस पर हमला कर देता है और उसे वापस नीचे लौटना पड़ता है। इसी बीच डॉक्टर होल्डन को एक द्वार दिखाई देता है जिस पर चेतावनी खुदी होती है, अंदर मत जाओ। वह टीम से कहता है कि वह यहीं रुके और सैनिक के आने का इंतजार करे, लेकिन नोरा इससे असहमत होती है क्योंकि उनके पास जाहिर को बचाने का समय बहुत कम है, इसलिए वह वैकल्पिक रास्ता तलाशने का निर्णय लेती है। जाहिर को अकेला छोड़ने से पहले नोरा उसे टॉर्च देती है और वादा करती है कि वह जल्द लौटेगी। इसके बाद जैसे ही टीम बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ती है, वह अचानक जाहिर की चीखें सुनते हैं। घबराकर डॉक्टर होल्डन और नोरा उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर देखते हैं कि उसका पैर अब भी पत्थर के नीचे फंसा हुआ है और जमीन पर खून के निशान हैं, जो बताते हैं कि जाहिर को किसी खतरनाक शिकारी ने खींचकर ले जाकर मार दिया है। इस भयानक दृश्य से नोरा टूट जाती है, लेकिन डॉक्टर होल्डन उसे संभालते हैं और साथ रहने वे बाहर निकलने का हौसला देते हैं। फिर डॉक्टर होल्डन बाकियों को एक झूठी कहानी सुनाते हैं कि जाहिर पत्थर हटाते समय कुचल गया, लेकिन सनी को उन पर विश्वास नहीं होता और वे गुस्से में डॉक्टर होल्डन को ही उनकी हालत का जिम्मेदार ठहराती है। अगले दृश्य में टीम सुरंग से आगे बढ़ती है और नोरा को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इस डर से वे तेजी से आगे बढ़ते हैं और उन्हें शहीद नाम का सैनिक मिल जाता है जो उन्हें बचाने आया होता है, लेकिन तभी कई जीव उन पर हमला कर देते हैं। शहीद पूरी कोशिश करता है कि उन्हें गोली मारकर बचाए, लेकिन अंततः एक बड़ा शिकारी प्राणी उसे खा जाता है। डर के मारे टीम एक कोने में सिमट जाती है। फिर्जी नोटिस करता है कि सनी के चेहरे की खरोंच संक्रमित हो रही है और उसकी आंखें भी अजीब लग रही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर होल्डन एक दीवार पर खुदी आकृति देखते हैं जो बुक ऑफ द डेड के कुछ अंशों को दर्शाती है। यह दृश्य अंतिम निर्णय की अवधारणा को दर्शाता है, जहाँ आत्माओं के मृत्यु के देवता अनुबिस द्वारा न्याय की देवी के विशाल तराजू पर तोला जाता है। यदि तराजू संतुलित होता है तो आत्मा को ओसिरिस और न्यायाधीशों की सभा के सामने उपस्थित होकर परलोक में जाने की अनुमति मिलती है। जैसे ही समूह एक अन्य सुरंग में प्रवेश करता है, डॉक्टर होल्डन अनजाने में एक यंत्र को सक्रिय कर देते हैं, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है और सुरंग में तेजी से रेत भरने लगती है। जिंदा दफन हो जाने के डर से सभी भागने लगते हैं, लेकिन सनी एक गड्ढे में गिर जाती है जो नुकीले कांटों से भरा होता है। फिर्जी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है। सनी की मौत से पूरा दल दुखी हो जाता है, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की तलाश में आगे बढ़ना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें शॉर्टी रोवर का एक टूटा हिस्सा मिलता है और फिर्जी समझ जाता है कि उसका एंटीना संचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह अपनी कैमरा तकनीक का उपयोग करते हुए रोवर को फिर से जोड़ता है और एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है, जिसमें
वे अपनी भयंकर स्थिति को समझाते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। साथ ही वे ये चेतावनी भी देते हैं कि पिरामिड में खतरनाक जीव मौजूद है और जो भी अंदर जाए वो हथियार लेकर जाए। बाद में डॉक्टर होल्डन एक गुप्त कक्ष की खोज करते हैं जहाँ उन्हें 19वीं सदी के खोजकर्ता का शव और उसकी डायरी मिलती है। उस डायरी में पिरामिड से बाहर निकलने के संभावित रास्ते का जिक्र होता है, लेकिन इससे पहले कि वे इस जानकारी को पूरी तरह समझ पाते, एक पंजेदार हाथ अचानक डॉक्टर होल्डन के सीने में घुस जाता है और उसका दिल निकाल लेता है। नोरा अपने पिता को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन फिट्जी उसे जबरदस्ती खींचकर वहाँ से दूर ले जाता है। फिट्जी फिर खुद उस कक्ष में जाता है और डॉक्टर होल्डन की अंतिम सांसों को देखता है। वह यह भयावह दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड भी करता है, जहाँ वह प्राणी डॉक्टर होल्डन को पूरी तरह कुचल देता है। नोरा एक कोने में बैठी शोक पर डूबी होती है, लेकिन वह प्राणी उसे देखे बिना ही वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद फिट्जी नोरा के पास आता है और उसे रिकॉर्ड की गई फुटेज दिखाता है। वीडियो देखकर नोरा पहचान लेती है कि वह प्राणी अनुबिस है, एक सियार और मानव का संकर प्राणी जो अशुद्ध आत्माओं के दिल खा जाता है। अगले दृश्य में फिट्जी मृत सैनिक की बॉडी से बंदूक उठाता है और नोरा अपने पिता के शव से एक फ्लैट लेती है। फिर नोरा एक कक्ष में हायरोग्लिफ्स पढ़ती है, जिससे पता चलता है कि यह पिरामिड अनुबिस को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो अपने पिता ओसिरिस से मिलकर स्वर्ग के अंतिम द्वार में प्रवेश करना चाहता है। इसके बाद दोनों मिलकर पिरामिड की छत पर बने स्टार मैप्स ढूंढते हैं, जिसमें उन्हें 3 तरफा पिरामिड का प्रतीक टेट्राहेड्रन दिखाई देता है। यह प्रतीक तारे को दिखाता है और उन्हें बाहर निकलने का मार्ग सुझाता है। नोरा सबसे चमकदार तारे को पहचानती है और सभी को एक शाफ्ट की ओर ले जाती है, जहां उन्हें एक रस्सी मिलती है, जिससे पता चलता है कि सैनिकों ने शायद इसी रास्ते से पिरामिड में प्रवेश किया था। कुछ हिम्मत जुटाकर नोरा रस्सी पर चढ़ना शुरू करती है और फिट्जी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी अनुबिस अचानक प्रकट होता है और फिट्जी को पकड़ लेता है, लेकिन वह प्राणी उसे भी पकड़ लेता है। आखिरी कोशिश में नोरा फ्लेयर जलाकर अनुबिस की ओर फेंक देती है और रस्सी के ऊपर पहुंच जाती है। वह जमीन पर थोड़ी देर रुकती है, लेकिन उसे निराशा तब होती है जब अनुबिस फिर से सामने आता है और एक बार फिर उसे पकड़ लेता है। कब्र गृह के खंबे से बंधी हुई नोरा को जब होश आता है तो वह फिट्जी को देखती है और बुरी तरह से उसे पुकारती है, लेकिन उसके डरावने सामने अनुबिस बेरहमी से फिट्जी का चेहरा कुचल देता है। यह मंजर नोरा को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होती। वह चतुराई से एक ब्लेड का इस्तेमाल कर रस्सी काटती है, जिससे वह बंदी होती है और फिर उसी ब्लेड से अनुबिस की गर्दन पर हमला कर देती है। जैसे ही वह राक्षस प्राणी दर्द से कांपता है, जंगली बिल्लियां उस पर झपट पड़ती है। जैसे ही वे पिरामिड के बाहर पहुंचने वाली होती है, वे बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख फिर खुलती है तो वह अपने सामने एक छोटे लड़के को कैमरा पकड़े हुए खड़ा देती है। वह उससे मदद की भीख मांगती है, लेकिन इससे पहले कि लड़का कुछ कह सके, अनुबिस फिर से प्रकट होता है और दोनों को पकड़ लेता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।